दावत में अचानक बिजली चली गई। किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे दीवार से लगाकर जोर से चूमा। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहराता गया तभी बिजली वापस आ गई। लूसिया तुरंत शर्माते हुए मेरे कंधे पर सिर रख बैठी। सब लोग हमारी तरफ देखकर हंसी रोक नहीं पाए, जैसे हम जुड़वा बच्चे हों जो कहीं भी साथ रहते हैं। बाद में जब पिता ने मुझे शादी के लिए साथी चुनने को कहा तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के लूसिया को ही चुना। शादी के बाद लूसिया ने मेरी खूब देखभाल की, लेकिन जब लूसिया मर गई तभी मुझे पता चला कि उसने कभी मेरे गोद लिए भाई को नहीं भूला। उसने अपनी बड़ी बीमा राशि का लाभार्थी गोद लिए भाई को बनाया था और एक खास कमरा भी बनवाया था जहां वो गोद लिए भाई से छुपकर मिलती थी। और जब मैंने इन वर्षों में उसने अपने यादी को लिखी हुई प्रेम पत्रें और हर महीने बिना रुके बड़े पैमाने पर भेजे गए पैसे देखे तो मेरी आंखें धुंधली हो गईं। जब मैं फिर से आंखें खोली तो मैंने पिता का अभी भी जवान चेहरा देखा। बेचन, तुमने सोच लिया है कि किसे चुनना है? मैं इतना हैरान था कि चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं और तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जिसे भी चुनो, पापा को बता देना। मैं वाकई उस दिन पर वापस आ गया था जब मैंने अपनी भविष्य की पत्नी चुनने की घोषणा करनी थी। लिंजा अंशन का सबसे ताकतवर परिवार है और मैं उनका इकलौता बेटा हूं, ताकि मैं भविष्य में एक अच्छी बहू पा सकूं। लिंग के पिता ने 4 परिवारों में से 4 लड़कियों को मेरे लिए चुना था, जो बचपन से मेरी बॉडीगार्ड की तरह मेरे साथ रहे। उनके पास ताकत, बुद्धिमानी और खूबसूरती सभी में नंबर 1 की क्वालिटी थी। लूसिया वह लड़की थी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था। मैं पहले ही उसके दिल में गिर चुका था। जहां भी जाता मैं खास तौर पर उसे अपनी सुरक्षा के लिए चुनता था। लेकिन आज जब पिता ने पूछा कि क्या मैंने अपनी भविष्य की पत्नी चुन ली है, तो मैं चुप रहा। पहले मैं बिना किसी झिझक के लूसिया को चुन लेता था, पर आज मैं इतना सोच रहा था। लिनफू ने प्यार से कहा, वही लड़की चुन लो। लुजाइन 4 परिवारों में सबसे कमजोर नंबर पर है, लेकिन अगर वह तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेगी और जल्दी से मुझे पोता पोती देगी तो मैं तुम्हारी शादी मंजूर कर लूंगा। मैं अंदर से हंस पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म में लूसिया ने मुझे छूने तक नहीं दिया था और उससे भी बढ़कर उसका दिल हमेशा लिन्नासान के लिए धड़कता था। नहीं, मेरे पास पहले से ही कोई और विकल्प है। बाकी लोगों को पता है कि तुम लूशिया को पसंद नहीं करते, अब नहीं पसंद करते, आगे कभी पसंद नहीं करोगे। 4 बड़े परिवार के लोग पहले ही पूरी तरह से इकट्ठा हो चुके हैं और कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आया, लूशिया ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा, मुझे पता है कि आज तुमने मुझे चुना है, लेकिन बड़े साहब, मेरा दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता है। उम्मीद है कि तुम अपना फैसला बदल सकोगे। ये बातें मैंने पिछली जिंदगी में भी सुनी थी, लेकिन तब मैं बहुत आत्मविश्वासी था और मानता था कि एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। लूशिया, मैं किसे चुनता हूं, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो अभी अपने माता पिता के साथ चले जाओ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहो। लूशिया हैरान रह गई। ये पहली बार था जब मैं उससे इस तरह की भाषा में बात कर रहा था। पहले मैं हमेशा उसके हर मन की बात मानता था। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अंदर चला जाता हूँ। लूशिया, उम्मीद है कि मेरा ये फैसला तुम्हें खुश करेगा। उसे चुप देख मैं बिना मुड़े ही लिविंग रूम में चला गया। ये आखिरी बार था जब मैं 4 बड़े परिवारों के सामने अपनी शादी का मामला उठा रहा था। सब लोग सांस रोके एकदम स्थिर होकर मुझे देख रहे थे। सामने बैठी लुशिया ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बड़े साहब, कृपया मेरे कहे हुए बारे में सोचो और फिर अपना फैसला लो। उसकी बेचैन नजरें देखकर मेरा दिल थोड़ा दुखा। लगता है कि वह सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती और बेहतर है कि लू परिवार हमलिम परिवार जैसे बड़े सहारे को खो दे। उसे ऐसा देखकर मैं काफी घबराया। लूसिया, तुम तो पहले से ही जानती थी कि बड़ा साहब तुम्हें चुनेंगे, फिर भी पीछे से ऐसा क्या बोलती रही? चेन रान ने भी होंठ दबाए हुए कहा, हम तो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे, है ना जिनशिया? मैंने वंजिस को देखा। चारों में मुझे सबसे कम पसंद वही थी, लेकिन जब भी कोई दिक्कत होती सबसे पहले वही आती थी। भले ही वो तीखी और चालाक हो, चारों में सबसे काबिल वही थी। पिछली जिंदगी में उसने 10 साल से भी कम में दुनिया की सबसे अमीर बन गई थी। अब जब भगवान ने मुझे दूसरी मौका दिया है तो मैं सबसे अच्छा ही चुनूंगी। मैं बोल ही रही थी कि अचानक आंगन में किसी जानवर की गर्जना सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कितने महंगे हैं, तुम्हें पता है? पारदर्शी खिड़की में से सबने देखा कि लिन नानशान घबराते हुए एक आदमी से माफी मांग रहा था। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने अभी देखा ही नहीं था। तुम्हें क्या हुआ? आंखें हैं ही नहीं क्या? कौन हो तुम जो इतनी घटिया कपड़े पहन के आए हो मिस्टर लिन की बर्थडे पार्टी में? क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? जैसे ही उसने हाथ उठाया कि लिन नानशान पर वार करे, सोफे पर बैठे लुशिया भागी बाहर। शू जिंग और चेन रान को भी लगा कि उनकी कोई उम्मीद नहीं, इसलिए वे वंजिसा को लेकर मजा देखने चल पड़े। जाने से पहले वंजिसा ने मुझे एक नजर मारी। उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ अनजानी सी भावनाएं थी। वह थप्पड़ नहीं पड़ा। शीए परिवार के नवाब ने लूशिया और उसके साथियों को देखते ही हाथ वापस खींच लिया। लू मिस, किसने तुम्हें उसे मारने की इजाजत दी? तुम्हें पता है वो कौन है? वो भी मिस्टर लिन है, लिन परिवार के दूसरे बेटे। लिन बेचैन के भाई, क्या तुम्हें आंखें नहीं हैं? वह आदमी देखकर कि लूशिया इतनी गुस्सा है, माफी मांगकर जल्दी से मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर कमरे में मेरी तरफ देखा। माफ करना, क्या मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया? मैं ध्यान नहीं दे पाया, बहुत अंधेरा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो वो और घबरा कर समझाने लगा। लूशिया ने उसकी हथेली को प्यार से थाम लिया। लिन नानशान, तुम भी लिन परिवार के छोटे मालिक हो। अगली बार अगर कोई तुम्हें तंग करे तो खुद को और ज्यादा तकलीफ मत देना। ये सुनकर मैं ठठेरा। लिन नानशान तो बस उस दिन से बचपन में मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए गोद लिया हुआ अनाथ बच्चा है। इन सालों में मैंने जो कुछ भी इस भाई को देना था दे दिया। अब लूशिया को भी मैं नहीं चाहता, सब कुछ उसे दे देता हूँ। मैंने दोनों पर से नजरें हटा ली।
दिल थोड़ा धड़क उठा। लीन उपाध्यक्ष ने सबके चेहरे के भाव एक बार देखा और हल्की खांसी की। बेचैन चुनो, ठीक है, मैं चुनता हूं वेंजिशा। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी माता पिता स्तब्ध रह गए। लू परिवार के माता पिता के चेहरे खराब हो गए, जबकि वेंझिशा के माता पिता बेहद खुश थे। लीन उपाध्यक्ष ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, वेंझिशा वो लड़की, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम उसे पसंद नहीं करते, कहती थी कि वो हमेशा तुम्हें सताती है। शादी के बाद वो मुझे सताएगी नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे कहेंगे कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हाँ, आज की बात फिलहाल मैं नहीं कहना चाहता। कृपया आप लोग अभी चारों को मत बताना। शादी अगले महीने है, दुल्हन समय पर आ जाए। बस इतना ही चाहिए। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझसे भी कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बातों की डिटेल्स फाइनल होने के बाद सब धीरे धीरे चले गए। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, लिन नानशान जल्दी से माफी मांगने लगा। भाई माफ करना, मेरी गलती थी। मैंने अभी जो हलचल मचाई वह नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कमरे में छुप जाना चाहिए था और बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाहर बहुत भीड़ भाड़ थी, मैं कुछ भी कह नहीं पाया और लीन नानशान पहले ही घबराने लगा था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि मैंने उसके बड़े मालिक को परेशान किया है। लीन नानशान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। तुम्हारे लिए मैं लूसिया की तरफ से उसे बचाऊंगा। मुझे पता है कि हमारी सगाई तय है। बस तुम लीन नानशान के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करने का वादा करो। मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। लीन नानशान का शादी करने को तदल गया। वह लूसिया के पास छिपकर लगातार कांप रहा था। मैं मुस्कुराया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने क्या किया था कि लूसिया ने गलती से सोच लिया कि मैं उसे तंग कर रहा हूं। उसकी परिवार ने तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। तुम ऐसे पहनकर बाहर आई हो, लोग क्या सोचेंगे? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि हमारा लीन परिवार तुम्हें परेशान करता है। भाई की बात खत्म होते ही एक आदमी सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। लिन बेचैन, मर जा। मैं तुम लोगों लिन परिवार को सबको खत्म कर दूंगा। मैंने एक नजर में पहचाना कि वो आदमी लिन परिवार का दुश्मन चेन ग्रुप का चेयरमैन सुन ली है। चेन ग्रुप को लिन परिवार ने दबा दिया था और वो दिवालिया हो गया था। तब से उसकी हालत ठीक नहीं है। पिछली जिंदगी में भी उसने मुझे बैठा कर दिया था। वो मुझ पर दौड़ रहा था। मेरा पहला ख्याल था लूशिया की तरफ देखना, लेकिन वो पिछली जिंदगी की तरह ही लिन नानशान को अपने गोद में कसकर पकड़ रही थी। जल्दी हटो लिन नानशान, डरो मत। अगली ही पल तेज चाकू मेरी बाजू पर आ गिरा कि लिन नानशान उसके आलिंगन से निकल चुका था। शिया जी, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मुझे कैसे छोड़ सकती हो? भाई तुम घायल हो गए हो, मार डालो उन्हें। तुम लोगों लिन परिवार को सब खत्म कर दो। लिन नानशान दौड़ा, सुनली चाकू लहराने लगा और जब वो शिया को चोट पहुंचाने वाला था तो लू शिया सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। लिन नानशान सावधान, वो चाकू लू शिया की पीठ पर मारने वाला था। सेंचम पूरी तरह से हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, लिन साहब की सुरक्षा करो। जब मैं समझ ली कि नजरें फिर से मुझ पर टिक गईं। उसने चाकू उठाया और मुझे मारने ही वाली थी। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाया, लूशिया, क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो? चाकू फिर से नीचे आने वाला था कि एक औरत ने जोर से मुझे अपनी बाहों में लगा लिया। मैं उठाकर देखा तो वो औरत थी वेन झीशिया। उसका नखरा बड़ा साफ था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? चुपो। अगली ही पल उसने मुझे छोड़कर सून ली से भिड़ गई। अब मुझे साफ दिख रहा था कि वो कौन है। वो मुंह से कह रही थी कि वो चाहती है मैं जल्दी मर जाऊं, लेकिन जब खतरा आया तो सबसे पहले जो मेरी मदद को आया वही था। उसकी ताकत लुशिया से कम नहीं थी। उसने कुछ ही देर में सून ली को काबू कर लिया, लेकिन वो भी थोड़ा घायल हो गया था। मैं आगे बढ़ने वाला था कि उसने उठकर मेरा नाम लेकर मेरी बाजू खींची। चुन, मैं ठीक हूं, तुम जिंदा रहो, ये काफी है। ये कहकर वो बिना मुड़े चली गई, लेकिन मेरा दिल उसी वक्त उसके लिए झुक गया। तभी मेरे कानों में लिन नानशान की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो लू शिया उसे बचाते हुए आ रही थी। भाई तुम ठीक हो ना? मैंने पूछा। शिकायत मत करना शिया दीदी से, उसने बस इसीलिए मेरी पहले रक्षा की क्योंकि मैं उसके करीब था। उसने कहा, माफ करना बड़े मालिक। अभी अभी लूशिया समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे ठंडे दिल से देखा। उसे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं घायल हूं और परिवार के नियमों के मुताबिक मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा मानने को तैयार हूं। बड़े हॉल में लूशिया एकदम स्थिर होकर बीच में घुटने टेके बैठी थी। उसकी पीठ पर चाकू का जख्म था। लिन नानशान पास खड़े होकर उसकी घायल पीठ को देख रहा था, अपने होंठ कसकर दबाए हुए। शू जिंग और चेन रान पास खड़े थे। थोड़ा दया आ रही थी। बड़े मालिक, हम भी आपके बॉडीगार्ड हैं। आपकी चोट हमारी गलती है। सिर्फ शूशिया को सजा देना ठीक नहीं है। हाँ बड़े मालिक, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। मैं सोफे पर बैठा था। घर का डॉक्टर मेरे जख्म की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान जख्म से तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन ये दर्द मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। मैंने ऊपर उठकर जमीन पर घुटने टेके उस औरत को एक नजर से देखा और ठंडे लहजे में बोला, जब ये सब हुआ तुम दोनों वहां नहीं थे, इसलिए तुम दोनों को माफी दी जाएगी। लेकिन लूशिया ने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसे सजा दूंगा। तुम दोनों को क्या लगता है, सही है या नहीं? शू जिंग और चेन रान एक दूसरे को देखे और फिर उसके लिए मिन्नतें करने लगे। लेकिन वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उसे चोट पहुंचाना और भी दर्दनाक नहीं। हाँ, आपको लूशिया से इतना प्यार है तो कैसे सह सकते हैं कि वो घायल हो? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि लूशिया, जो सीधे घुटने टेके हुई थी, बोलने लगी। अगर हो सके तो मैं चाहता था कि बड़े साहब ने जो चुना हो वो मैं नहीं होता। मैं उठकर आदेश देता हूं कि वो टहनियां लेकर आओ। ये वह टहनी है जो पिता ने मुझे सिर्फ उनके चारों केलिंग घर में पहली बार आने के दिन बनवाई थी। पिछले 15 सालों में मैंने कभी इस टहनी को इस्तेमाल नहीं किया। अब जब तुम खुद मंजूर हो सजा पाकर, तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही ये बात खत्म हुई,
टहनी जोर से उसकी पीठ पर मारी गई। श्याजे लुशिया ने एक भी आवाज नहीं की, ना तो हंसी ना ही कोई चीख। मैं झाड़ियों का डंडा पकड़कर कांप रहा था। पिछली जिंदगी में उसने मेरी पूरी खुशी चुरा ली थी। इस सोच से मेरा सारा बदन कांप रहा था। मैंने घायल हाथ उठाकर दूसरा डंडा मारने ही वाला था कि लिन नानशान दौड़ता हुआ आया और जोर से उसे एक चाबुक खिला दिया। लुशिया घबराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लिन बेचैन, मैं तुम्हें उसकी तरफ हाथ उठाने नहीं दूंगा। वो खुद मुझ पर आई थी, इसका मुझसे क्या लेना देना। तीसरी मुख्सवार लगने से पहले तुम आ रहे हो या वो? भाई मत करो। लिन नानशान दर्द से बेहोश हो गया। लुशिया घबराकर चिल्लाई, किसी को बुलाओ और उसे उठाओ। लिन नानशान, तुम ठीक रहना। वो लिन नानशान को सहारा देकर ऊपर ले गई और घर के बीचों बीच खड़े फैमिली डॉक्टर पर चिल्लाई, तुम तुरंत ऊपर आओ। अगर लिन नानशान को कुछ हुआ तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर ने मुझे एक नजर देखा और डर के मारे सांस तक रोक ली। मैं कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर उसकी बात मान गया। मैंने डंडा जमीन पर फेंका और अपने बाह के फटे हुए घाव को देखते हुए कहा, पापा ने जो 1000 साल पुराना औषधि दिया था वह लेकर आओ। क्या हमें शिया की सेहत सुधारनी है? तुम वो गलती मान भी लेगी। नहीं तो उसे वीन परिवार के पास भेज दें, वीन झिशा के पास। झिशा वो लड़की है, तुम्हें तो वही सबसे कम पसंद नहीं। अगले दिन सुबह मैंने अपने लोगों को कहा कि लूसिया से जुड़ी सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। मालिक, ये तो आपकी सबसे कीमती चीजें हैं, अब नहीं चाहिए। मैंने उन्हें पकड़कर कहा, फेंक दो, मैं तो बस कपड़े बदलकर वीन जिशा से मिलने जा रहा हूं। मालिक, दूसरा मालिक दरवाजे पर घुटने टेके हैं। मेरी भौहें तनी और चेहरा काला पड़ गया। भाई, कल रात जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कृपया गुस्सा मत हो। शिया दीदी को दोष मत देना, ठीक है? मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो सीधा दरवाजे के पास घुटने टेके खड़ी थी। उसकी डरती हुई शक्ल देखकर मेरी भौहें और भी तनी। लिन नानशान, तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा? और जारी रखा तो मजा नहीं आएगा। मैं उसके पास से निकल कर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा टखना पकड़ लिया। नहीं भाई, अगर तुम शिया दीदी को माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम सच में क्या चाहते हो ये मत भूलो। आज तक जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मैंने तुम्हें दिया है। मेरी बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर तोलिंजा का दूसरा बेटे होने की बात छोड़ो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस दूसरे बेटे की औकात की फिक्र है? लोग तो बस मुझे तुम्हारा नौकर समझते हैं। मैं आज तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं ताकि तुम वो पसंद करता है वो मैं हूं। वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से सहारा बनी रही, तुमसे बस इतना ही तो मांगती हूँ। इतना मुश्किल नहीं होगा ना? आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पिछली जिंदगी में मेरी मौत तक मुझे लिन नानशान का असली चेहरा समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ध्यान से सोचा तो पता चला कि मेरा ये तथाकथित भाई शुरू से ही कोई असली शख्स नहीं था। इतने सालों तक उसने खुद को पीड़ित दिखाया। मैं सोचती रही कि वो खुद को कमतर समझता है, लेकिन ये सब झूठ था। वो खुद को पीड़ित बनाकर लूसिया का दिल जीतना चाहता था। अफसोस कि लूसिया को समझ नहीं आया। छोड़कर एक बेबस और बेजाड़ गोद लिए बेटे को चुना। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं चाहती तो? तुम एक दत्तक पुत्र हो, तुम्हें मुझसे कुछ मांगने का हक नहीं है। अगर लंजा में रहना है तो ठीक से रहो, वरना 4 बड़े परिवारों में से कोई भी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनने देगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। लिनासा ने मेरी टखने को कस के पकड़ लिया। तुम इतने कड़े हो तो मुझ पर गुस्सा मत करना। उसकी 10 उंगलियां मेरे टखने में गहराई तक घुस गईं। मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे छोड़ो। मैं जोर से उसे ठेलने ही वाला था कि लिनासान का शरीर सीधा सीढ़ियों की तरफ लुढ़क गया। मेरी बाहें बहुत दर्द कर रही थीं। मैं अभी संभला भी नहीं था कि लूसिया बाहर से दौड़ती हुई आई। लिनासान, तुम कैसे हो? लिम्बेचन, तुमने काफी किया। अगर तुमने लिंसान पर फिर हाथ उठाया तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने नहीं किया, वो खुद है और मानने से इनकार कर रहा है। तुम सच में बहुत बेतुके हो। मैंने खुद देखा कि तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मेरे भाई शाजे, मुझे दर्द नहीं हो रहा, हड्डी टूट गई है। डर मत, तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। जाते हुए उसने यूनन लिंचलो के कूड़ेदान में उसके बारे में पड़े सामानों को देखा। सब बाहर निकालो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। अभी शादी भी नहीं हुई, फिर मेरी चीजें शादी के कमरे में डालने की इतनी जल्दी क्यों है? लिन बिचेन, मैं तुम्हारे साथ शादी करूं भी या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। मिस लू, ये सब माल मालिक ने मुझे फेंकने को कहा है। बस करो, मेरे पास ये बकवास सुनने का टाइम नहीं है। लू शिया ने लिन नानशान का सहारा लेकर बिना मुड़े चले गए, लेकिन उसने नहीं देखा कि लिन नानशान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था वो मुस्कान मैंने नीचे देखा, अपने पैर पर लगे जख्म को। लेकिन लू शिया मेरी झपकी भरी नमकीन आंखों से शादी के दिन गिन रही थी। मैं सच में देखना चाहता था कि शादी के दिन जब उसे पता चले कि जिसे वो की क्या प्रतिक्रिया होगी। लू शिया ने 3 दिन अस्पताल में लिन नानशान का साथ दिया और इस 3 दिन मैं उसे कहीं नहीं देख पाया। चौथे दिन जब मैं लिन फू से शादी के दिन की तैयारियों पर बात कर रहा था, तभी लू शिया दौड़ती हुई अंदर आई। बड़े मालिक लिन बाफू, मुझे आपसे कुछ कहना है। हम खाना खा रहे हैं, बात खाना खत्म होने के बाद करो। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। बड़े मालिक, मैं जिस शख्स से प्यार करती हूँ वो तुम नहीं हो। 4 दिन बाद की शादी में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर लिन फू कुछ पल के लिए ठिठका गया। तुम नहीं जानते। बेई चेन ने मेरे बात काटते हुए भौएं उठाई और लू शिया की तरफ देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पसंद है या नहीं, बस 4 दिन बाद की शादी में तुम समय पर आ जाना। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो
तो मैं भी उसे शादी करने दूंगा। 7 दिन बाद हम दोनों की शादी एक साथ होगी। तब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलकर देखो कि वह किसी और से शादी कर रहा है। दादाजी, ये सब क्यों क्यों जबरदस्ती करना जरूरी है? क्या लीन परिवार के पास ताकत है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं? तुम अनदेखा कर सकते हो, तुम उसे लेकर कहीं दूर भाग सकते हो, अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हो, लेकिन लू परिवार की अंश में कितनी देर तक जिंदगी रहेगी ये कहना मुश्किल है। मेरी सख्ती के सामने लू शिया की आंखों में एक तीखी नफरत चमकी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करती हूँ, उसने दांत पीसते हुए हामी भरी। लू सिया के जाने के बाद लिन फू ने असमंजस में पूछा, बेचैन, ये सब क्यों? तुम तो कह रहे थे कि तुम जीशिया से शादी करोगे, फिर लुशिया को क्यों तंग कर रहे हो? वो मुझसे कुछ लेना चाहता है। काफी देर बाद मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। पापा, आप उन्हें पूरा कर दो। 7 दिन बाद मैं और लिन नानशान एक साथ शादी करेंगे। मैं वंजीसा के साथ जाऊंगा और लिन नानशान लूशिया के साथ। अगर वह लिन नानशान को इतना पसंद करती है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं उठकर रेस्तरां से बाहर निकला और आंगन में एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए दोनों को टकरा गया। लूशिया रोरो के लगभग सांस ही नहीं ले पा रही थी। उसके चेहरे पर आंसू फैल गए। माफ करना, ये मेरी कमी है। उसने लू परिवार की ताकत से मुझे धमकाया, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस जिंदगी में मैं उसे कभी भी अपना करीब नहीं आने दूंगी। लिन नानशान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लिन नानशान बार बार उसके चेहरे से आंसू पहुंचता रहा। दिल में उसका दर्द महसूस करते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया। क्यों क्यों भाई मुझसे ऐसा कर रहा है? मैंने तो बस तुम्हें पसंद किया था। क्यों मेरी जिंदगी इतनी कष्टमय है? क्यों मैं सिर्फ एक अनाथ हूँ? शिया दीदी, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम किसी और से शादी कर चुकी हो। जब दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, वो रोमांटिक पल देखकर जो लोग नहीं जानते शायद मर मिटते, लेकिन मुझे तो बस हंसी आती है। लिन नानशान, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ और बड़े साहब को क्यों नहीं? 10 साल पहले जब मैं बॉडीगार्ड ट्रेनिंग ले रही थी, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। तब तुम बारिश में भीगते हुए, लड़खड़ाते हुए मुझे अपनी पीठ पर उठाकर लिन परिवार तक ले आए थे और कहा था कि मुझे संभालना है। उसी दिन से मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार और संभाल कर रखूंगी। लिन नानशान सामने खड़ी उस औरत को देखकर थोड़ी देर के लिए चुप रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। और मुझे आखिरकार समझ आया कि लू शिया को लिन नानशान से इतना प्यार क्यों था। असल में उसने उस साल की मेरी जगह लिन नानशान को समझ लिया था। हाँ, एक कड़वी मुस्कान होठों पर आई। मैंने होठ दबाकर तंज कसा, लू शिया, तुम कितनी बेवकूफ हो। मैं ऊपर जाने लगी। कमरे में घुसते ही कोने में किसी का साया दिखा। मेरी भौहें तनी और मैं उसे धकेलने ही वाली थी कि आधा चिल्लाकर रुक गई। इसके बाद मैंने कभी खतरे में पहला नाम उसके नाम का नहीं लिया। वेन झीशिया। मैंने गहरी सांस ली और नाम बदलकर देखना चाहा कि क्या वेन झीशिया मेरे सामने आएगी। अचानक सामने वाला साया हिला, दरवाजा खटखटाया और ने दीवार पर लगी लाइट जलाई। वेन झीशिया खिड़की के पास बैठी थी। मैं उसके पास गई। इतनी देर हो गई है और बाहर अभी भी बारिश हो रही है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तो कहा था कि तुम घर आराम करो। कुछ नहीं, बस तुम्हारे जख्म देखना था। महिला बिना कुछ कहे मेरा बाजू पकड़कर नीचे झुकी और जख्म को देखा। जब उसने मेरी बाजू पर पड़े निशान देखे तो उसकी भौएं तनी। आशा है ये आखिरी बार होगा जब मैंने तुम्हारी रक्षा की। तुम शिया से शादी करोगे, फिर मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम जा रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं घबराया। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा, फिर जाऊंगा। दादा साहब, आखिर हम दुश्मन हैं, तुम्हें आग में कूदते हुए देखे बिना तो मन नहीं माना जाएगा। खैर वंचिसा, तुम मेरी शादी में जरूर आना। हाँ, चलती हूँ। वंचिसा मुड़कर चली गई। उसने मेज पर रखी जड़ी बूटी वाली दवा की तरफ देखा। असल में मेरी तबीयत हमेशा से ठीक नहीं रही। मैं दवा पीते वक्त अक्सर टालमटोल करती और कभी कभी चोरी छिपे दवा भी फेंक देती थी। दवा लेना याद रखना। उसने मुझे एक टॉफी फेंकी और दरवाजा बंद कर दिया। फल की टॉफी देखते हुए मैं हंस पड़ी। वो सच में हर बार मेरे दवा पीने के वक्त आ जाता है और मुझे एक टॉफी देता है। पिछली जिंदगी में मैं उसकी अच्छाई क्यों नहीं देख पाई? शादी के दिन मैं और लन्नासान दोनों हीलंजा से निकले। दोनों ने सूट पहना था, लेकिन मेरा सूट खास कारीगरी वाला कस्टम मेड था। लिन्नासान का सूट भी महंगा था, लेकिन जब वह मेरे बगल में खड़ा हुआ तो उसकी चमक फीकी पड़ गई। हम बाहर निकलते वक्त एक आगे और एक पीछे थे। लिम्बेचन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिन नानशान गुस्से से मुझे घूर रहा था, लेकिन मैं सिर भी नहीं घुमाया। इतना जल्दी मत बोलो, शायद थोड़ी देर बाद तुम मुझसे शुक्रगुजार हो जाओगे। लिन परिवार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए लिन नानशान की आंखें लाल हो गई थीं। शिया दी, लू शिया मेरे बगल में सीधे खड़ी थी। उसने लिन नानशान की लाल आंखें देखकर अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए और आखिरी बार मुझसे गुहार लगाई, छोटे मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी और को चुन लो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि दुल्हन के बटन होल को उसके सीने पर लगा दिया। लूशिया, तुम्हारे पास चुनने का कोई अधिकार नहीं है। लिन नानशान को थोड़ा कम आंसू बहाने दो, नहीं तो बाद में उसे अपनी जिंदगी सूनी लगेगी। मेरी इस हरकत को देखकर लूशिया ने लाल होंठ दबा ली और गंभीर होकर बोली, तुम आखिर किससे शादी कराना चाहते हो? क्या तुम्हें दूसरों की इज्जत कुचल कर ही खुशी मिलती है? आज मेरा शादी का बड़ा दिन है, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। शादी की गाड़ी में चलो। मैंने उसे मजबूर कर शादी की गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। मैंने एक नजर मारी तो देखा कि शू जिंग और चेन रान दोनों सुंदर पोशाकों में थे, हाथों को जोश से रगड़ रहे थे। मुझे देखकर दोनों जोर से चिल्लाए, वाह बड़े साहिब, आज तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ यार, लेकिन दुल्हन में नहीं हूँ। शिया, शादी के बाद बड़े साहिब का खूब ख्याल रखना। अब मुझे बड़े साहिब मत बोलो।
मुझे बेचैन कहो। शादी के बाद तुम्हें मेरी कोई सुरक्षा करने की जरूरत नहीं, अब हम बस दोस्त हैं। ठीक है बेचैन, तुम्हें और शिया को खुशहाल जिंदगी मिले। मैं चारों तरफ देखता हूँ, वंचिस का कोई अता पता नहीं। भाई मुझे पता नहीं आज तुम मुझे किससे शादी कराना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ शिया दीदी को पसंद करता हूँ। अगर शादी करनी है तो सिर्फ उसी से करूंगा। लिन्नासन गाड़ी से उतरते ही सीधे एक चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रख देता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे आखिर अपना ही भाई है, कैसे बात इतनी बिगड़ गई। दोनों भाई एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। लिंजा के पास तो कई बचपन की मंगेतरें हैं, कोई एक चुन लेते। पर कौन जाने, यंस तो यंस है, असली बड़े साहिब के सामने कौन टिक पाएगा। अचानक मैं सबकी नजरों में आ जाता हूँ। लूसी हाथ से चाकू का हत्था पकड़कर लिन नानशान को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। लिन नानशान, मैंने तुझसे वादा किया है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आज मेरी दुल्हन सिर्फ तू ही होगा। उसकी बात खत्म होते ही जो लोग शादी का पोस्टर लेकर आए थे वे एक एक कर कार से उतरे। माफ करना मिस्टर लिन, शादी के पोस्टर थोड़े देर से पहुंच गए। पोस्टर की कतार जमीन पर रखी गई। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लिन बेचैन की होने वाली दुल्हन लूशिया नहीं है, बल्कि वेन झिशिया है। हाँ, असल में लिन बेचैन की दुल्हन लूशिया नहीं, बल्कि लिन नानशान लूशिया से शादी करने वाला है। तो फिर उसने खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। लू शिया ने लिन नानशान का हाथ थामना थोड़ा छोड़ दिया और फिर ऊपर उठकर देखा। मेरे पीछे लगे पोस्टर पर दूल्हे का नाम लिन बेचैन था और दुल्हन के तौर पर बड़े अक्षरों में वेन झिशिया लिखा था। तुम आज जिससे शादी करने वाले हो वो मैं नहीं हूँ। कोने में खड़ी वेन झिशिया जो खूबसूरत गाउन पहने धीरे धीरे बाहर आई। पोस्टर पर नाम देख उसकी भौं थोड़ी उठ गई और होठों पर हल्की मुस्कान आई। बड़े साहब आप सच में गंभीर हैं। मैं उसके पास गया, घुटने टेकने की चिंता करते हुए बोला, मैं गंभीर हूँ झिशिया। आज मेरी दुल्हन सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो ये शादी का गाउन पहन लो और मेरी सच्चाई देखो। वेन झिशिया ने लगभग बिना हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मैं तैयार हूँ। वेन झिशिया मेरी तरफ देखकर अपनी खूबसूरत तीरनुमा भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। बड़े साहब को कोई पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा कि उसने मेरा बांह पकड़ी। मेरा जन्मदिन है और उस दिन जो मैंने चुना है वो तुम हो, फिर पछतावा कैसे होगा। तुम क्या कह रहे हो लूशिया। तुम्हारा चेहरा अचानक खराब हो गया। बड़े साहब क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें जो शादी करनी है क्या वो मैं नहीं हूं। दो परिवारों की शादी बड़ी बात होती है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तो पूरी डार्क सिटी के लोग यहाँ हैं, अगर तुम सच में हंगामा करोगे तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लूशिया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा से मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। मैं तो बस ठहरा हुआ था। ध्यान से सोचूं तो इन दिनों मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने जो चुना है वही है वो। तुमने आज सुबह मुझे ये बटन होल क्यों पहना दिया। क्या इसलिए क्योंकि मैं दुल्हन हूँ। हाँ, तुम आज दुल्हन हो, लेकिन मेरी दुल्हन नहीं। मेरी नजर पास ही खड़े लिन नानशान पर थी। अभी थोड़ी देर पहले जो हंगामा हुआ था उससे वो थोड़े परेशान लग रहे थे। लूशिया, चूंकि तुम और मेरा भाई एक दूसरे को पसंद करते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें खुश करने देता हूँ। आज सिर्फ मेरी और वेन झिशिया की शादी नहीं है, बल्कि तुम्हारी और लिन नानशान की भी शादी है। दोनों शादियां एक साथ हो रही हैं। मेरे पापा ने भी मंजूरी दे दी है। उम्मीद है तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगी। सच में। लिन नानशान भावुक होकर आंसू रोकते हुए लू शिया का हाथ पकड़ते हैं। आवाज तक नहीं निकाल पा रहे। भाई, तुम सच में मेरी और शिया दी की शादी को मंजूर कर रहे हो। हाँ, मैं पक्का कहता हूँ। लेकिन मेरी ये बात सुनकर लू शिया का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ठीक है लिन बेचैन, याद रखना आज जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे फैसले की वजह से होगा, बाद में मत पछताना। शिया, तुम्हें लगता है बेचैन को पछतावा होगा। वेन झिशिया ने बड़ी ही आत्मविश्वास से मुझे अपनी बाहों में ले लिया। तुम्हारे घर की बात हो तो तुम्हारी लू फैमिली हमारी वेन फैमिली से मुकाबला नहीं कर सकती, और शक्ल सूरत और काबिलियत की बात हो तो तुम मुझसे कहीं कम हो। तुम्हें क्यों लगता है बेचैन मुझे चुनकर पछताएगा। ये सुनकर लूशिया चुप हो गई। वेन झिशिया के आत्मविश्वास को देखकर मैं मुस्कुराया। तो मेरी दुल्हन, जल्दी से अपनी शादी की पोशाक बदलो। पोशाक बदलने के बाद तुम्हें समारोह में जाना होगा। दोनों हाथ में हाथ डाल मुड़कर चले थी कि लिन नानशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिया दीदी, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं। लू शिया ने कदम रोककर उस आदमी की तरफ देखा जो उसके बगल में खड़ा था। उसका ये रूप देखकर दिल को दया आ रही थी। सच कहूं तो बचपन से ही उसे लिन नानशान से सहानुभूति थी। उसे लगता था कि वो बहुत बेचारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हमेशा मुझसे, जो कि ऊपर से ऊपर था, नफरत करती थी। मैं तुमसे शादी करूंगी, हम शादी कर रहे हैं। अगर लिन बेचैन को कोई पछतावा नहीं होगा तो मुझे भी कभी पछतावा नहीं होगा। नहीं पता वो खुद को दिलासा दे रही थी या किसी और को। लू शिया ने गहरी सांस ली। लिन नानशान का हाथ थामा और होटल के लॉबी में कदम रखा। दोनों शादी की रस्में अलग अलग हॉल में हो रही थीं। मैं आखिरकार लिन परिवार का इकलौता असली वारिस था। शादी की सजावट और दावत दोनों ही नानशान की शादी से कई गुना ज्यादा शानदार थीं। वेन झिशिया, क्या आप लिन बेचैन से शादी करने को तैयार हैं। लूशिया, क्या आप लिन नानशान से शादी करने को तैयार हैं। होस्ट लगभग एक साथ बोले। वेन झिशिया ने जल्दी से कहा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। लेकिन लूशिया चुप रही। उसकी नजरें हमेशा सामने के स्टेज पर टिकी थीं, जहां मैं सूट में बेहद स्मार्ट लग रहा था, मगर किसी और लड़की से शादी करने वाला था। उसका दिल पूरी तरह उलझन में था। लूशिया, क्या आप तैयार हैं। लिन बेचैन, क्या आप वेन झिशिया से शादी करोगे और जीवन भर उसके साथ रहोगे। मैं तैयार हूं, मैंने साफ साफ जवाब दिया, जिससे लूशिया के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई।
उसे लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसे लगा था कि आखिरी पल में मुझे पछतावा होगा, पर अफसोस मैं ऐसा नहीं किया। शिया दीदी, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से जवाब दो। लिन नानशान बहुत बेचैन था। लू शिया ने नजरें हटाई और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। लिन नानशान ने कहा, तो तुम्हारा क्या? मैं भी तैयार हूँ, लू शिया ने जवाब दिया। लिन नानशान बेसब्र होकर बोला। लिन नानशान ने कपड़े बदलकर बाहर आया। लू शिया के साथ टोस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने देखा कि जो मेहमान पहले हॉल में बैठे थे वे सब मेरी तरफ आ रहे थे। शादी तो दोनों की है, पर फर्क बहुत ज्यादा है, किसी ने कहा। हाँ, सुना है वहां की शराब लाखों की है। लिन परिवार बहुत खर्चीला है, किसी ने जोड़ा। एक दत्तक पुत्र है, दूसरा असली मालिक। तुम्हें लगता है लू शिया की सोच ठीक है? अच्छे खासे बड़े मालिक को छोड़कर दत्तक पुत्र को क्यों चुन रही है? किसे पता। सुना है बड़े मालिक ने उससे कई सालों तक पीछा किया, लेकिन उसने एक भी बार नजर नहीं उठाई। देखना बाद में पछताएगी या नहीं। मेहमान बातें करते हुए दूसरे हॉल में चले गए, जहां उन्होंने मैं और वेन जिया को टोस्ट किया। लिन नानशान और लू शिया वहीं खड़े रहे, अपनी शादी वाले हॉल को धीरे धीरे खाली होते देख रहे थे। दोनों के चेहरे कुछ उदास थे। माफ करना शिया बहन, लिन नानशान ने कहा, अगर मैं न होता तो तुम इस हालत में नहीं होती। लिन नानशान ने अपनी नाक दिखाते हुए माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम्हें भी क्यों नहीं? अगर वो नहीं होता तो तुम पहले ही बड़े साहब से शादी कर चुकी होती। सिया, तुम्हें पता है तुमने अपने हाथों से हमारे लू परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया है। माँ, ऐसा मत कहो। अब मैं लिन नानशान से शादी कर चुकी हूँ। लिन बेइचेन ने भी किसी और से शादी कर ली है। सब कुछ तय हो चुका है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं उस वक्त डर गई थी कि लिन बेइचेन पछताएगा और बाद में मुझसे माफी मांगेगा। लूशिया ने मेरी तरफ देखा, जो दूर नहीं था। उसे लगा मैं उसकी तरफ देखूंगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक भी बार नहीं देखा, बल्कि खुशी से मुस्कुराया। लूशिया ने सोचा कि शायद बहुत समय हो गया जब उसने मुझे इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा था। शिया बहन, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे शादी करके पछताओगी नहीं? तो चलो एक साथ जिंग को एक प्याला देते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम दोनों भी आसानी से शादी नहीं कर पाते। मैं भाई हूं, इसलिए मुझे ही उसे एक प्याला देना चाहिए। ठीक है। लूशिया ने सिर हिलाया। वो पहले से ही बेसब्री से मेरी तरफ देखने लगी थी कि मैं पछतावे की कैसी शक्ल बनाऊंगा। लिन फू का बेटा शादी के मौके पर खुश था। उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और वंजसा का हाथ पकड़कर बार बार समझा रहा था, वन्याथो, मैंने तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना, कभी भी बचपन की तरह उसे सताना मत। पापा, चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। वंजसा ने मेरी तरफ कोमल नजरों से देखा। जब हम छोटे थे तो मैं उसे परेशान करता था, क्योंकि मुझे उसका पक्षपात पसंद नहीं था। मैं पक्षपात करता हूँ? मैं कहाँ पक्षपात करता हूँ? तुम ही तो बताओ। हम 4 लोग हैं। तुम सिर्फ रूशिया उस लड़की के लिए अच्छे हो। रोजाना भी तुम्हें मेरी तरफ ज्यादा देखता नहीं दिखता। अगर आगे भी तुम उसे पसंद करने की हिम्मत करोगे तो मैं सिर्फ जलन नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले मुझे परेशान करते थे क्योंकि तुम मुझे लेकर जलते थे। कपड़े खरीदने की बात है। भाई, मुझे यकीन नहीं था कि वेन जीशिया हमेशा से मुझे पसंद करती रही है। मैं जवाब देने वाला था कि तभी लिन नानशान लूशिया के साथ सामने आ गया। उसे देखकर मेरी मुस्कान तुरंत जम गई। भाई भाई, तुम्हें कुछ चाहिए? धन्यवाद भाई, मुझे और शिया दीदी को तुम्हारे लिए एक गिलास रखना चाहिए। वैसे भी तुम्हें शादी मुबारक हो। लिन नानशान ने शराब का गिलास उठाकर एक घूंट पिया, लेकिन लूशिया ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नजरें वेन जीशिया के उस हाथ पर टिक गईं जो मुझसे लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में ठंडक और कटुता थी। हाँ, तुम्हें भी शादी मुबारक हो। मैंने बिना भाव दिखाए एक घूंट लिया और फिर लूशिया की तरफ देखा। तुम्हें तो मुझे भाई कहना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना शांत और बेफिक्र कैसे हूं। वेन जीशिया ने मुझे मैं इतना शांत और बेफिक्र कैसे हूं वेन जीशिया ने मुझे और भी कसकर पकड़ा और भौहें उठाते हुए लूशिया की तरफ देखा। नामुमकिन। लूशिया हमेशा से ठंडी और घमंडी रही है। उसे शु जिंग और चेन रान पसंद नहीं थे, और अब वेन जीशिया को भी नहीं देख सकती। अब उससे भाभी कहना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। नामुमकिन है। लूशिया, तुम मेरी भाई की पत्नी बन गई हो, मतलब तुम हमारे लिन परिवार की बहू हो। लिन नानशान की खातिर हमारे कुछ कारोबार तुम लू परिवार को दे सकते हो, लेकिन अब तुम एक बार भी भाई या भाभी नहीं कहना चाहती, तो इसका मतलब तुम इस रिश्ते को नहीं मानती। अगर ऐसा है तो छोड़ दो। आगे से लिन परिवार का कारोबार 3 और परिवारों को मिलेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लू पिताजी ने लू शिया का हाथ पकड़ लिया और बड़ी गंभीर आवाज में बोले, शिया, इस वक्त तुम किस इज्जत की बात कर रही हो? अगर मिस्टर लिन हमारे परिवार को कारोबार नहीं देंगे तो हमारा लू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। तुमने एक दत्तक पुत्र चुना है तो तुम्हें यह सब भुगतना पड़ेगा। लू पिताजी की बात सुनकर लू नानशान का चेहरा बार बार बदल रहा था। आज उसका पूरा मान सम्मान खत्म हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। उसने आखिरकार 4 बड़े परिवारों में से एक की लड़की से शादी कर ली है। अब सब उसे एक अलग नजर से देखेंगे। बेटी, अब क्या सोच रही हो? लू पिताजी ने फिर कहा। लू शिया ने शराब का गिलास कसकर पकड़ा और चुपचाप 2 घूंट पीने के बाद आखिरकार बोल पड़ी, भैया भाभी, प्यारे भाभी जी। वेन जीशिया ने अपने गिलास को उठाकर खुशी से एक घूंट पी लिया। शादी खत्म होने के बाद मैं वेन झिशिया के साथ अपने घर वापस आ गई और लू नानशान सामान लेकर लू परिवार के घर रहने चला गया। जब वह सामान उठा रहा था, मैं पास ही खड़ी थी और लू शिया दरवाजे के पास खड़ी मुझे देख रही थी। बड़े साहब, अब मुझे बड़े साहब नहीं कहो। लू शिया, तुम अब मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो। लू शिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मेरी बेरुखी देखकर उसने कुछ और कहने की इच्छा नहीं जताई। लू नानशान ने आखिरकार अपना सामान समेट लिया और लू शिया ने खुद उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगी। भैया, इन सालों में तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मैं जा रही हूँ। क्यों? साथ चलो ना भैया, साथ चलने की क्या बात है? हाँ चलो। अगर मैं नहीं चलूंगी तो मैं बिना पूछे ही नीचे चला जाऊंगा। कैसे? पछतावा हो रहा है, पर अफसोस मैं तो पहले ही लिन नानशान से शादी कर चुकी हूँ। अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। किसने कहा कि मुझे पछतावा है? मैं लू परिवार के यहाँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी वजह है। जैसे ही मैंने कुछ कदम बढ़ाए, वेन झीशिया ने मेरा कमर पकड़ लिया। तुम्हें जाना चाहिए था वेन परिवार के यहाँ, लू परिवार के यहाँ नहीं है ना? बेचैन, मैंने कहा था ना कि अगर तुम नटखट बने तो मैं जल जाऊंगी। महिलाओं की हल्की खुशबू से घिरी, मैं मुड़ा और उसका कमर पकड़ लिया। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चारों लोग 2 गाड़ियों में बैठकर लू परिवार के यहाँ गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी गाड़ी के पीछे एक बड़ा ट्रक भी चल रहा था। दरवाजा खोलते ही कोई स्वागत के लिए नहीं आया। एक नौकर ने पूछा, लिन बड़े साहब आए हैं। लू के पिता और माता ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से बाहर भागे। लिन बड़े साहब, क्या वह सचमुच पछता रहे हैं? लिन बेचैन, बताओ तुम हमारे यहाँ क्यों आए हो? बिल्कुल कोई काम है। लू परिवार के लोगों के स्वागत के बीच में अंदर गया, नजरें उठाकर इधर उधर घुमाई और अपने पुराने उपहार देखे जो मैंने लू शिया को दिए थे। इन सालों में मैंने लू शिया पर काफी मेहनत की है। उनका घर का ज्यादातर सामान मैंने नीलामी में बड़ी कीमत देकर खरीदा है। पिछली जिंदगी में ये सब सामान लू शिया ने बेच दिया था और नकद करके लगातार लिन नानशान को भेजा था। इस जिंदगी में मैं उन्हें फिर से सस्ते में नहीं जाने दूंगा भाई। तुम लू परिवार आए हो तो असल में क्या करना चाहते हो? तुम तो वेन झीशिया से शादी कर चुके हो, फिर भी तुम शिया दीदी के लिए कुछ महसूस करते हो। लिन नानशान और मिनचुन दोनों बहुत परेशान होकर रंग ही पीला पड़ गया। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। लिन बेचैन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मुझे याद सही है तो ये नीली और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान मैंने तुम्हें दिया था। मैं बिना किसी झिझक के लू शिया की बात बीच में काट दिया और उसे एक बार भी देखे बिना कहा। मेरी बात सुनकर वैन जीशा की आंखों में एक मुस्कान चमकी। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? लू शिया ने अभी अभी पूछना शुरू किया था कि मैंने ताली बजाई। किसी को आओ, इसे यहाँ से हटा दो।